से जो पहला वीक है वो वीक में बारिश कम होगा। सो इसलिए हमारे लिए लानिना कंडीशन अच्छा है, मानसून के लिए एलिनो कंडीशन अच्छा नहीं है। कैसे हीट वेव रहेगा अकॉर्डिंगली हीट वेव भी रियलाइज्ड हुआ है। ये बात है कि जो फोरकास्ट इससे जा रहे हैं इसको आप कैसे प्रयोग करेंगे इसके बारे में आप ध्यान रखिए और कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है। पर सर इस इलाके में सोयाबीन इम्पैक्टेड होगा, इस इलाके में दाल इम्पैक्टेड होगा, इस इलाके में कॉटन इम्पैक्टेड होगा, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं हमें टॉक इट आउट में। इस देश में मॉनसून का मतलब केवल मॉनसून नहीं है, मॉनसून का मतलब केवल मौसम नहीं है। इस देश में मॉनसून डिसाइड करेगा कि थाली में खाना कहाँ से आएगा, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, बाज़ार कैसे चलेगा, लेबर मार्केट कैसे चलेगा और देश का डेवलपमेंट कैसे होगा। इस साल प्रेडिक्शन के मुताबिक कम वर्षा के आसार हैं। संभावना यह है कि जो सामान्य वर्षा हम लोग देखते हैं इस देश में उससे कुछ कम है। चिंता की बात है लेबर मार्केट कैसा होगा, क्रय शक्ति लोगों की कैसी होगी, अर्थव्यवस्था में विकास कैसे हासिल होगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं मॉनसून की तो सबसे पहले खाना, रोज़गार, कृषि, खेती सब इस देश में मॉनसून से जुड़ा हुआ है। मौसम है तब भी और इसके बाद भी, खरीफ के सीज़न में भी और खरीफ के सीज़न के बाद रबी का सीज़न है, वो भी काफ़ी हद तक मॉनसून की बारिश पे, रिजर्वॉयर पे, जलाशय पे डिपेंड करेगा। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जब बात ये हो रही है कि मॉनसून की हालत पिछले कई सालों में थोड़ी सी क्रिटिकल इस साल हो सकती है, हमारे साथ डीजी IMD मृत्युंजय महापात्रा साहब हैं। इनसे बात करेंगे और पूरा हुलिया जानने की कोशिश करेंगे, पूरी समग्र तस्वीर हासिल करने की कोशिश करेंगे कि इस बार मॉनसून कैसा रहेगा, स्प्रेड कैसा रहेगा और बारिश का वॉल्यूम कैसा रहेगा। महापात्रा साहब, आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। अब सबसे पहले डरे हुए लोग मॉनसून से, आपके लिए तो ये काम है, आपके लिए प्रेडिक्शन है, आप साइंटिस्ट हैं, आपका काम है सही सूचना देना, सैटेलाइट की इमेज के आधार पे, डेटा के आधार पे, असेसमेंट के आधार पे। जो लोग ये समझते हैं कि मॉनसून ख़राब होगा मोटे तौर पे, उनके लिए आपके पास क्या है कहने को? मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि सूचना एक अधिकार है और सूचना को लेकर हमारे जो निर्णय होता है जीवन पे, इसको हम सटीक ढंग से ले सकते हैं। जी। अभी आज के ज़माना में भारत मौसम विज्ञान विभाग मानसून का एक सीमलेस फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें एक सीजन से पहले हम बता रहे हैं कि मानसून सीजन में कैसे बारिश रहेगा। जैसे कि इस बार 13 अप्रैल को हम बताए थे, इसको हमने फिर 29 मई को अपडेट किए हैं और इसी हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिलो नॉर्मल रेनफॉल फॉर द कंट्री एज ए होल होने का संभावना है। क्वान्टिटेटिवली 90% ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ एवरेज रेनफॉल हो सकता है। और कंट्री के लिए 87 सेंटीमीटर बारिश होता है 1 जून टू 30 सितंबर के अंदर। और हम पूरा एनुअल रेनफॉल देखें, एनुअल रेनफॉल का लगभग 70 to 90% रेनफॉल मानसून सीजन में होता है। इसलिए मानसून इज लाइफ को आप कंसिडर कर सकते हैं। मगर ये जो रेनफॉल होता है ये यूनिफॉर्म नहीं होता है पूरी कंट्री में, क्योंकि कंट्री बहुत बड़ा है। सो हम लास्ट 5 ईयर्स हो गया विभिन्न प्रांत में कैसे बारिश होगा इसका भी पूर्वानुमान जारी करते हैं। सो इसके हिसाब से अधिकांश क्षेत्र में मानसून बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है, मगर जैसे कि साउथ पेनिनसुला के कुछ हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ वेस्ट में जैसे कि लद्दाख और इसके आसपास जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का एरिया, गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाका जहाँ मानसून नॉर्मल या एबो नॉर्मल रेनफॉल भी हो सकता है। सो इसके साथ साथ ये जो सीजनल फोरकास्ट में बताया, इसको फॉलो अप करते हुए हम हर महीना फर्स्ट डेट को अपडेट करते हैं कि इस महीने में बारिश कैसे होगा और इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। जैसे जून का महीना में पूर्वानुमान किया गया था कि जून महीना में भी बिलो नॉर्मल रेनफॉल
होने का संभावना है बहुत सारे क्षेत्र में, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कुछ हिस्सा और साउथ इंडिया को कुछ हिस्सा छोड़ के जी। और कुछ हिस्सा ईस्ट सेंट्रल में फिर जहाँ भी कुछ बारिश हो सकता है, साउथ छत्तीसगढ़ और साउथ उड़ीसा में। सो ये जो अपडेट हम दिए हैं सीजन को फॉलो करते हुए मंथ में जी। ये ज़रूर यूज़फुल है आपका डिसीजन में कि सोइंग हो कि कोई एक्टिविटी हो जो कि वाटर के साथ रिलेटेड है मानसून सीजन पे, इसमें आप पदक्षेप ले सकते हैं। सो भारत मौसम विभाग एक वैज्ञानिक ढंग से आपको जो विभिन्न न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, ये आपके पास पहुंचा सकता है। इसमें आप आपका एज ए फार्मर कैसे यूज़ करेंगे, एज ए डिजास्टर मैनेजर कैसे यूज़ करेंगे, एज ए हाइड्रोलॉजिस्ट कैसे यूज़ करेंगे, और जैसे प्लानर्स पॉलिसी मेकर्स कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए इसके ऊपर बहुत सारे गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी है गवर्नमेंट का, से अकॉर्डिंगली पदक्षेप लिया जाता है। तो इंडियंस को सबको, जनता, नेता, पॉलिसी मेकर्स, चिंता करने की ज़रूरत है क्या? हम देखेंगे कि बिलो नॉर्मल रेनफॉल हम प्रेडिक्ट किए हैं और ऑल इंडिया रेनफॉल ±4% एरर के साथ 90% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज होने का पूर्वानुमान किया गया है। सो ये जो पूर्वानुमान है इसके हिसाब से हम लोग पदक्षेप लेना चाहिए, मगर कोई पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है, सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी देश में हो रहा है, और रिसेंटली भी हम ऐसे बिलो नॉर्मल रेनफॉल ईयर्स देखे हैं, और इसलिए मैं सोचता हूँ कोई पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। मगर जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, गवर्नमेंट जो एक्शन ले रहा है, इसमें हम कोऑपरेट करें और अकॉर्डिंगली इसका मुकाबला करें। थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव दीजिएगा कि इस साल जब आप बिलो नॉर्मल मानसून की बात करते हैं तो इसके पैरेलल पिछली बार कब ऐसा हुआ था, और ये कितनी ये अकरेंस जो है वो कितना फ्रिक्वेंट है या कितना फ्रिक्वेंट नहीं है? सो आप देखेंगे रिसेंटली 2023 में जी रेनफॉल भी बिलो नॉर्मल था, 95% था। इससे पहले 2009 में भी रेनफॉल बिलो नॉर्मल था, और 2015 में भी रेनफॉल डेफिशिएंट था। इससे पहले 2002 में भी रेनफॉल डेफिशिएंट था। सो इस हिसाब से यूजुअली आप देखेंगे तो लगभग हर 5 साल में आपको एक ऐसे सिचुएशन आता है जहाँ बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। जब बिलो नॉर्मल की बात करते हैं सर, तो जो सामान्य आदमी है वो कैसे समझे? केवल बारिश के वॉल्यूम की आप बात कर रहे होते हैं, या उसके स्प्रेड की बात कर रहे होते हैं, या उसकी कंसिस्टेंसी की बात कर रहे होते हैं, स्प्रेडिंग ओवर 3 मंथ्स? ये जो हम बातें कर रहे हैं ये सीजनल टोटल रेनफॉल, 1 जून से 30 सितंबर जो बारिश टोटल वॉल्यूम इसके बारे में हम बात कर रहे हैं जी। और जो बताते हैं कि ये बहुत सारे एरिया में बिलो नॉर्मल होगा, मगर ऐसे कुछ एरिया है जैसे कि साउथ ईस्ट पेनिनसुला, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया लाइक लद्दाख और इसके आसपास एरिया, और साउथ छत्तीसगढ़, साउथ उड़ीसा, ये जो एरिया है ये सभी में नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल होगा। तो ये जो सीजनल टोटल वॉल्यूम रेनफॉल हम बोल रहे हैं ये यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसे कुछ हिस्सा भी है जहाँ भी नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। मगर जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बोलें कि नहीं जून में कैसे, जुलाई में कैसे, अगस्त में कैसे, सितंबर में कैसे, तो इसका जानकारी हम हर महीना बिगिनिंग में देते हैं, अगले महीना में कैसे होगा। फिर इसको अंदर एक महीने के अंदर कौन से हफ्ते में ज़्यादा बारिश होगा, कौन से हफ्ते में कम बारिश होगा, इसको लेकर पूर्वानुमान देते हैं। हर थर्सडे को हम 4 हफ्ते के पूर्वानुमान देते हैं। जैसे कि अभी का पूर्वानुमान जो है, जो यस्टरडे थर्सडे को इशू हुआ है, इस हिसाब से जो पहला वीक है वो वीक में बारिश कम होगा, और जो सेकेंड वीक होगा इसमें बारिश बढ़ेगा जून में। सो अभी जैसे आज 12 तारीख है, सो 12 से 18 तारीख में आपका रेनफॉल ऑल इंडिया एवरेज आप देखेंगे नॉर्मल से कम होगा। मगर जब 18 से 25 की तरफ जाएंगे फिर रेनफॉल बढ़ेगा और नॉर्मल से वो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। सो ये वेरिएशन होता है विद इन द सीजन, मंथ टू मंथ वेरिएशन होता है, वीक टू वीक और डे टू डे। इसलिए हम ये सीमलेस फोरकास्ट सिस्टम लाए हैं जिसमें सीजनल फोरकास्ट को फॉलो करते हुए मंथली फोरकास्ट,
फिर मंथली फोरकास्ट है, फिर वीक वाइज फोरकास्ट, फिर एवरी डे, नेक्स्ट 1 वीक फोरकास्ट। और जब दिन आ जाते हैं जो बारिश हो रहा है कि बारिश नहीं हो रहा है, उस दिन भी हर 3 घंटे में हम नाव कास्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे दिल्ली में यस्टरडे सो जो थंडरस्टॉर्म हुआ, इसका नाव कास्ट किया गया। सो ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम फॉलो करना चाहिए, सीजन से शुरू करके ऑन द डे ऑफ अकरेंस, एंड अकॉर्डिंगली हमारा प्लान होना चाहिए। सर क्या कभी ऐसा हुआ है कि जैसे फ़र्ज़ करिए कि आपने कहा कि साहब 5% या 3% नॉर्मल से इतना कम बारिश होगी, लेकिन बारिश का सीज़न ख़त्म होते होते जो प्रेडिक्शन आपने किया उससे सिचुएशन थोड़ी और बेहतर हो गई, और मान लीजिए आपने 5% कमी की का असेसमेंट किया था और घट के वो हो गया साहब नहीं 2%, 3% मेकअप हो गया। ये क्या ये इसकी कोई संभावना बनती है, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ये हो सकता है। एक्चुअली जो मानसून फोरकास्ट सिस्टम IMD का है ना, वो ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ है। पहले तो 1878 में पहला मानसून फोरकास्ट दिया गया था। वैसे धीरे धीरे अभी आप देखेंगे तो बेहतर उन्नति हुआ है धीरे धीरे, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल सिस्टम इम्प्रूव हुआ, मॉडलिंग इम्प्रूव हुआ। अभी हमारा पास एटमॉस्फेयर ओशन कपल्ड क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम है। ना सिर्फ हमारा, हम पूरी दुनिया में जितना मॉडलिंग सिस्टम है सभी को इस्तेमाल करके हम मल्टी मॉडल एनसेम्बल यूज़ कर रहे हैं, और ये सिस्टम हमने 2021 में इंट्रोड्यूस किए हैं। हम कंपेयर करें 2021 से 2025 जो 5 साल है, इसमें हमारा जो रेनफॉल एवरेज जो फोरकास्ट करते हैं ऑल इंडिया, इसका एवरेज एरर अभी है 2.2%, लगभग ना के जो हम बोलते हैं इसका अगले ±2% हो सकता है ऑन द एवरेज। और जो मॉडल जो इस्तेमाल करते हैं इसका एरर है ±4%। जैसे कि हमने इस बार प्रेडिक्ट किए हैं 90% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज बारिश होगा। इसका फोरकास्ट साथ हम अनसर्टेनिटी बताए हैं ±4%, यानी 86% से शुरू करके 94% तक बारिश जा सकता है। मगर ये पीरियड जो 21-25 है, इसको हम कंपेयर करें 16 to 20, 2016 to 2020 फिर कंपेयर करें तो ये प्रीवियस 5 ईयर्स 2016-2020 में हमारा जो मॉडल था, इसमें एरर था 7.5%। माने एरर ज़्यादा था, और अभी एरर हो गया 2.2%। ज़्यादा प्रिसीजन हो गया। ज़्यादा प्रिसीजन हो गया। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी मॉडल्स हमारा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, मोर एक्यूरेट है। ना सिर्फ इतना ही, मगर ये ऑल इंडिया एवरेज रेनफॉल बोलने के साथ साथ रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा पूरी कंट्री में, इसका ही पूर्वानुमान कर रहा है। कभी ऐसा हुआ सर कि जो भविष्यवाणी आपने की, जो फोरकास्ट आपने किया, उससे बेहतर बारिश होगी और सीज़न ख़त्म होते होते? कोई ऐसा साल याद आता है? ऐसा है। फॉर एग्जांपल 1997 जो ईयर था, मानसून एलिनो की तरफ प्रभावित होने का बहुत संभावना था। तब एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि एलिनो की वजह से बारिश कम होगा, मगर बारिश अच्छा रहा। सो इसका रीज़न ऑफ कोर्स अलग रहा, क्योंकि इंडियन ओशन डाइपोल तब पॉजिटिव रहा। सो जो नेगेटिव इम्पैक्ट था एलिनो का, इसको उन्होंने खंडन किया और बारिश अच्छा देखने को मिला। सो ऐसे दृष्टांत तो है। अच्छा, क्योंकि आपने एल नीनो की बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग इशू है। लोग नाम जानते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन समझते नहीं कि एल नीनो क्या होता है। पहले ये बताएंगे कि एल नीनो क्या होता है, ए, और बी, एल नीनो का इम्पैक्ट हमारे ऊपर इस साल कितना पड़ने वाला है, और अभी एल नीनो पे आपका जो एस्टीमेट है वो क्या कहता है? जी, एल नीनो एक सी सरफेस टेम्परेचर का कंडीशन है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन के। यूजुअली आप देखेंगे तो वेस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक जो इंडोनेशिया के पास है वो वार्मेस्ट होता है पूरा ग्लोब में, और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक जो है नियर साउथ अमेरिका लाइक इक्वेटर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, वो एरिया के साथ जो समुद्र है वो यूजुअली रिलेटिवली कूलिंग होता है, वार्मिंग तो है, मगर वेस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन के हिसाब से ईस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन कूलिंग होता है। और ये एक जनरल पैटर्न है। कभी कभी क्या होता है कि ईस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक का जो सी सरफेस टेम्परेचर है उसमें वैल्यू बढ़ जाता है, माने टेम्परेचर हाई हो जाता है नॉर्मल से, जबकि वेस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक में टेम्परेचर कम हो जाता है। ये जो कंडीशन है, इसमें जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है सी सरफेस टेम्परेचर, वहाँ ज़्यादा इवापोरेशन होगा, सो वहाँ ज़्यादा कन्वेक्टिव क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ज़्यादा थंडरस्टॉर्म होगा, वहाँ ज़्यादा साइक्लोन बनेगा। सो इस सभी के क्षेत्र में यही होता है
ईस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक को लगे हुए जितना कंट्री है वहाँ थंडरस्टॉर्म फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, और ईस्ट पैसिफिक में ज़्यादा साइक्लोन बनता है, जबकि वेस्ट पैसिफिक ज़्यादा साइक्लोन बनना चाहिए नॉर्मली। ये सिचुएशन को हम एलिनो बोलते हैं। और एलिनो का मतलब होता है बर्थ ऑफ ए लिटिल चाइल्ड। यूजुअली क्या होता है, जो एलिनो कंडीशन है, ये जो टेम्परेचर वेरिएशन कंडीशन है, ये स्पेनिश वर्ड है। ये शुरू होता है ऐसे स्प्रिंग के आसपास ये शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे जब हम दिसंबर के पास पहुंचते हैं इसका पीक देखने को मिलता है। सो दिसंबर 25 के आसपास, जैसे हम जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है, सो साउथ अमेरिका के लोग वहाँ प्रेयर करते हैं जैसे कि इस बार एलिनो न हो, क्योंकि एलिनो होने से वहाँ जो सीवियर वेदर इवेंट है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो सी वाटर टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो फिश है वो डीप सी को माइग्रेट कर जाते हैं, सो फिश कैच भी कम हो जाता है। तो इसलिए लाइफ एंड लाइवलीहुड दोनों प्रभावित होता है साउथ अमेरिका में। इसलिए वो लोग प्रेयर करते हैं कि इस बार एलिनो न हो। एंड जो अपोजिट केस होता है, जैसे कि आपका टेम्परेचर वेस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक एरिया में ज़्यादा हो जाता है, ईस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक में कम होता है, सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक में कम होता है, इसको हम लानिना बोलते हैं। दैट इज बर्थ ऑफ ए लिटिल गर्ल चाइल्ड। सो लानिना कंडीशन में क्या होगा, वेस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक के आसपास आपका ज़्यादा कन्वेक्टिव क्लाउड फॉर्मेशन होगा, अपवर्ड मोशन ज़्यादा होगा, और ये हमारे पास है। सो ये हमारे फेवरेबल होता है और मानसून में ज़्यादा बारिश होता है। और एलिनो कंडीशन में ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आपका कन्वेक्टिव क्लाउड जो अपवर्ड मोशन जो है वो ईस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो इसलिए हमारे लिए लानिना कंडीशन अच्छा है, मानसून के लिए। एलिनो कंडीशन अच्छा नहीं है जी। मगर ये जो मैं बताया, ये से कुछ डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशन नहीं है। जितना एलिनो ईयर्स अभी तक हुआ है 1951 से अब डाटा हमारे पास है, दिखा गया कि 60 to 70% ऑफ सच एलिनो ईयर्स में रेनफॉल बिलो नॉर्मल होता है, और ऐसे भी 30% ईयर्स है जहां रेनफॉल नॉर्मल या एबव नॉर्मल हुआ है। ओके, आपके प्रेडिक्शन असेसमेंट के आधार पे जो वर्स्ट अफेक्टेड रीजन्स हैं हिंदुस्तान में, रीजन्स मतलब स्टेट्स, और जो जहाँ पे सबसे अच्छा बारिश की उम्मीद है, थोड़ा सा उसके बारे में समझाएंगे। जब एलिनो कंडीशन होता है, आप पास्ट डाटा देखेंगे तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया होता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब इलाके में ज़्यादा होता है इसका इम्पैक्ट। और इसके साथ साथ साउथ पेनिनसुला में भी इसका इम्पैक्ट होता है। और इस बार जो एलिनो कंडीशन डेवलप हो रहा है, आज हमने एक प्रेस स्टेटमेंट दिए हैं कि एलिनो शुरू हो गया है, अभी वीक एलिनो कंडीशन शुरू हुआ है। सो ये एलिनो को हम फैक्टर इन किए हैं जब हमने सीजनल फोरकास्ट जारी किए हैं 29 मई को। सो इसके हिसाब से भी आप देखेंगे जो हमारा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है फोरकास्ट का, सो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिलो नॉर्मल रेनफॉल होगा, और ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नॉर्मल रेनफॉल होगा, और सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री और साउथ पेनिनसुला भी बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। मध्य प्रदेश में दिक्कत आ सकती है, बुंदेलखंड के इलाके में दिक्कत आ सकती है, राजस्थान में दिक्कत आ सकती है, तो पंजाब में दिक्कत आ सकती है। मगर मैं आपको ये बात बता दूं, जो एरिया तो आपने सही बता रहे हैं, मगर इसमें कुछ एरिया है जहाँ की आपका इरिगेशन फैसिलिटी है। हाँ, पर सर इस इलाके में सोयाबीन इम्पैक्टेड होगा, इस इलाके में दाल इम्पैक्टेड होगा, इस इलाके में कॉटन इम्पैक्टेड होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, यूजुअली उस एरिया में तो ये सब होता है, और स्पेसिफिक डिटेल्स कितना क्या इम्पैक्ट होगा वो तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और जो हमारे स्पेशलिस्ट है इस फील्ड में वो बता पाएंगे। अच्छा, क्या ड्राउट लाइक सिचुएशन ये भी हो सकता है? नहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग ड्राउट का प्रेडिक्शन नहीं करता है, कि ड्राउट की मॉनिटरिंग भी नहीं करता है। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नोडल एजेंसी है ड्राउट मॉनिटरिंग के लिए, मगर हमारा जो पूर्वानुमान है, हमने डेफिशिएंट रेन तो प्रेडिक्ट नहीं किया, हमने बिलो नॉर्मल रेनफॉल प्रेडिक्ट किए हैं, प्लस माइनस ऑफ कोर्स 4%। कौन सा ऐसा साल था अभी लेटली जो जहाँ डेफिशिएंट रेन था, जिसकी वजह से 2002 में हुआ था, 2015 में भी हुआ था। 2002 में बाकायदा ड्राउट लाइक सिचुएशन थी जी। सर ये बताइए, जो वन कॉमन मिथ जो मॉनसून के बारे में है, जो दैट यू वुड लाइक टू बस्ट,
मानसून एक लार्ज स्केल प्रोसेस है। मानसून सिर्फ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे कि एलिनो हो गया, कि इंडियन ओशन डाइपोल और हिमालयन स्नो कवर ऊपर डिपेंड करता है, ये तो हमको पता है। इसके साथ साथ मानसून के अंदर भी इंटरनल वेरिएबिलिटी होता है। सो ये इंटरनल वेरिएबिलिटी बहुत सारे फैक्टर से डिपेंड करता है, जैसे कि मानसूनल कंपोनेंट्स, यानी क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर, लो लेवल जेट्स नियर सोमालिया कोस्ट, और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट ओवर त्रिवेंद्रम चेन्नई लैटिट्यूड, और तिब्बतन हाई प्रेशर एरिया, or the heat low over Pakistan and adjoining Rajasthan, or the monsoon trough. So all these components of monsoon का behavior को decide करते हैं within the season. और इंट्रा सीजनल जो वेरिएशन होता है रेनफॉल का, वो डिसाइड भी करता है आपका एनुअल और सीजनल रेनफॉल कितना होगा। सो इंट्रा सीजनल वेरिएशन ऑल्सो ए मेजर कंपोनेंट जब आप इंटरनल वेरिएशन की बात करते हैं। सो जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट दिया जाता है वो टारगेट करते हैं जो एक्सटर्नल लार्ज स्केल प्रोसेसेस है, इसको केयर करने के लिए। जब हम मंथली और वीकली फोरकास्ट हम देते हैं तब ये इंट्रा सीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स को केयर में लिया जाता है, और फिर डेली फोरकास्ट जो 7 डेज दिया जाता है इसको लेकर भी बताया जाता है। और इसके साथ साथ और एक बात भी है, वो है लो प्रेशर सिस्टम्स। मानसून सीजन में लगभग 13 से 14 लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, और मोस्टली वो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल, जो कि नॉर्थ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल होते हुए टुवर्ड्स गुजरात और राजस्थान मूव करते हैं, एक्रॉस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और सदर्न पार्ट ऑफ यूपी। और ये लो प्रेशर सिस्टम्स आर रेन बियरिंग सिस्टम्स। लगभग 30% रेनफॉल मानसून सीजन में ये लो प्रेशर सिस्टम की वजह से होता है। सो उनका ड्यूरेशन और उनका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है तो अच्छा बारिश हो जाता है, और कम होता है तो बारिश कम हो जाता है। और नेक्स्ट लास्ट आई विल टेल यू द मानसून ट्रफ। मानसून ट्रफ जब नॉर्मल पोजीशन जो है उनका गंगानगर, इलाहाबाद, कलकत्ता होते हुए जाता है। जब मानसून ट्रफ साउथवर्ड रहता है फिर रेनफॉल बढ़ जाता है। मानसून ट्रफ जब नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है, जैसे कि फुट हिल्स ऑफ हिमालय के पास जब चला जाता है तो हिमालयन रीजन में ज्यादा बारिश होता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ यूपी, बिहार एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ ज़्यादा बारिश होता है। इसलिए आप देखेंगे मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जब भी बारिश ऑल इंडिया लेवल पे कम होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बारिश ज़्यादा हो जाता है। सर ये 82% चांस अभी, क्योंकि अभी लेटेस्ट प्रेडिक्शन जो आपकी जो बहुत रिलायबल है कि एल नीनो पे अभी लेटेस्ट पोजीशन क्या है आईएमडी का हिंदुस्तान में? आज जो हम प्रेस रिलीज किए हैं उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि जून में अभी एल नीनो कंडीशन शुरू हो गया है, वीक एल नीनो कंडीशन, और धीरे धीरे एल नीनो कंडीशन का सीवियरिटी बढ़ेगा। जुलाई और अगस्त में मॉडरेट एल नीनो कंडीशन डेवलप हो सकता है, और टुवर्ड्स एंड ऑफ सितंबर स्ट्रॉन्ग एल नीनो कंडीशन डेवलप हो सकता है। मगर आफ्टर सितंबर टुवर्ड्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब हम चलेंगे तब स्ट्रॉन्ग एल नीनो कंडीशन। तो हमें क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? एल नीनो कंडीशन स्ट्रॉन्ग हुआ तब तक तो खरीफ सीजन आ चुका रहेगा, बारिश हो चुकी रहेगी। नहीं, मानसून सीजन के अंदर जब एल नीनो कंडीशन डेवलप होता है तो देखा गया कि सेकेंड हाफ ऑफ मानसून सीजन में ज्यादा इम्पैक्ट होता है, यानी अगस्त सितंबर में ज्यादा इम्पैक्ट होगा। रिट्रीट मानसून पे भी फर्क पड़ेगा? इसका फिर बता रहा हूँ कि मानसून सीजन तो है 1 जून टू 30 सितंबर, मगर मानसून सर्कुलेशन प्रिवेल करता है टिल 17th ऑफ सितंबर में शुरू होता है वहाँ राजस्थान से, वेस्ट राजस्थान से, मगर 12 अक्टूबर तक विड्रॉल कंप्लीट होता है नॉर्मली। और वो लौटती मानसून से फिर वो साउथ इसके बाद विड्रॉल ईस्ट कोस्ट पे बारिश होती है, विड्रॉल होने के बाद फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून देखा गया है कि एल नीनो कंडीशन जब डेवलप होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून में, तब हमारा जो साउथ ईस्ट पेनिनसुला है, जैसे कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, साउथ आंध्र प्रदेश, साउथ कर्नाटक, केरला, इसमें अच्छा बारिश होता है। तो उनको दिक्कत आ सकती है? उनको देखिए, पानी तो जरूरत होता है। तमिलनाडु में मानसून सीजन में ज्यादा बारिश नहीं होता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में अच्छा बारिश होता है। लौटती मानसून है, लौटती मानसून में वॉल्यूम कम हो सकता है, वॉल्यूम अच्छा हो सकता है, तो उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए तो ठीक है, अच्छा ही होगा। मतलब एल नीनो उनको फेवर कर रहा है उस सूरत में? एल नीनो रेनफॉल के लिए फेवर करता है साउथ ईस्ट पेनिनसुला को। ओके, ओह वेरी इंटरेस्टिंग। ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर। इंटरेस्टिंग। ओह, तो जनरली हम लोग के लिए ज्यादा नुकसान है, जो अभी आपने कहा कि नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को एल नीनो से ज्यादा इंपैक्ट होता है मानसून सीजन में। नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन पे
हमको ज़्यादा बारिश। तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, साउथ इंडिया को चिंता करने की ज़्यादा जरूरत नहीं एल नीनो के बारे में? नहीं, चिंता करने का ये तो नहीं बोलूँगा कि चिंता इसमें है, ठीक है बारिश अच्छा हो जाता है, मगर इसके साथ साथ जब बारिश होता है तो आपका सीवियर वेदर भी ज़्यादा होता है, वो हम ख्याल रखना पड़ेगा जी। और साइक्लोन फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी आप देखेंगे एल नीनो ईयर्स में, सो इसके इम्पैक्ट सदर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में ज़्यादा होता है। सर सोइंग शुरू हो गई है या हो जाएगी 2-4 दिन में सीवियरली? मानसून की हालत को देखते हुए किसानों के लिए आपके पास क्या सलाह है? अभी जो जो एरिया में मानसून एडवांस किए हैं, जैसे कि कर्नाटक, केरला वगैरह एरिया में तो बारिश हो रहा है। अब साउथ इंडिया का अभी देखेंगे तो लगभग 4% एबो नॉर्मल है, मगर दूसरा एरिया जो है वहाँ बारिश अभी पिकअप हो रहा है और स्टिल बिलो नॉर्मल रेनफॉल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। मगर यहाँ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश अभी भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक पास कर रहा है और अभी मानसून की वजह से मॉइस्चर भी आ रहा है साउथ से नॉर्थ, सो अच्छा बारिश हो रहा है। वहाँ भी नॉर्मल टू एक्सेस रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है कुछ इलाका में, जैसे प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। सो जो जलाशय हैं हमारे पास, जो रिजर्वायर का लेवल है संतोषजनक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है? नहीं, वो तो क्योंकि अगर बारिश कम होगी तो उस पर दबाव बढ़ेगा। हाँ, वो तो एक्चुअली हमारे जो हाइड्रोलॉजिस्ट है सेंट्रल वाटर कमीशन इसका निगरानी रखता है और रेगुलर अपडेट्स भी देते हैं। मगर एक अच्छी बात है कि लास्ट ईयर इट वाज गुड रेनफॉल एक्टिविटी, एबो नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी। सो एबो नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी वजह से सभी जो रिजर्वायर्स है इसमें स्थिति अच्छा था, है ना। सो और अभी जो सीजन गया जैसे मार्च अप्रैल में, इसमें नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। सो इसको कंप्लीट प्लानिंग के साथ हम इसको यूटिलाइज करेंगे तो बिलो नॉर्मल रेनफॉल जो एरिया में होने का आशंका है वहाँ इसका प्रयोग हो सकता है। सर क्लाइमेट चेंज मानसून के प्रेडिक्शन को कितना मुश्किल बनाता है आपके काम को, और दूसरा कितनी वल्नरेबिलिटी है मानसून में हम लोगों के लिए क्लाइमेट चेंज जो ये इस तरह से हो रहा है, सो आगे आने वाले सालों में हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरी विश्व में बढ़ रहा है और भारतवर्ष में टेम्परेचर बढ़ रहा है। और आप देखेंगे तो पास्ट 100 ईयर्स में लगभग 0.67 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है इंडिया में। और ये क्लाइमेट चेंज के प्रभाव में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये लोअर ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है और अपर ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर कूलिंग हो रहा है। इसका मतलब हुआ आप एक एनवायरनमेंट देखिए, जो एनवायरनमेंट लोअर लेवल पे आपका वार्मिंग हो रहा है, सो आपका एटमॉस्फेयर यहाँ लाइटर हो रहा है और जो अपर पार्ट है उसमें आपका कूलिंग हो रहा है, वहाँ डेंसर हो रहा है। सो आपको एक अनस्टेबल एटमॉस्फेयर अभी मिल रहा है। सो ये जो अनस्टेबिलिटी बाई इंस्टेबिलिटी बढ़ रहा है क्लाइमेट की वजह से, इसके प्रभाव में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ ये जो बताया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, विथ 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 7% बढ़ जाता है। सो नॉर्मली जब बारिश हो रहा है और जब क्लाइमेट चेंज के साथ बारिश हो रहा है, फर्क यही होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गया एटमॉस्फेयर का, जब बारिश होगा तो तेजी से बारिश होगा। दैट मीन्स हेवी रेनफॉल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना चाहिए और लाइट रेनफॉल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना चाहिए। और हमारा ऑब्जर्वेशन भी यही बोला है, लास्ट 50 ईयर्स का देखें तो हेवी रेनफॉल फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ रहा है, लाइट और मॉडरेट रेनफॉल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल टेम्पोरली वो अनइवन हो रहा है। इसके साथ साथ स्पेशली देखें अक्रॉस इंडिया तो यूजुअली हमको ज़्यादा रेन मिलता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया और एडजनिंग ईस्ट इंडिया में, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे राजस्थान वगैरह में कम बारिश होता है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये देखा गया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बारिश कम हो रहा है एंड एडजनिंग एरियाज ऑफ ईस्ट इंडिया जैसे कि बिहार, झारखंड, ईस्ट यूपी में बारिश कम हो रहा है। मगर जो साउथ राजस्थान और साउथ वेस्ट राजस्थान और कच्छ एरिया, उस एरिया में रेनफॉल बढ़ रहा है। सो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा कि मानसून के ऊपर इसका इम्पैक्ट ये है कि आपका जो बाइपोलर कैरेक्टरिस्टिक्स
एक डेवलप हो रहा है। तीसरा बात ये है कि मानसून प्रभाव में जो मानसून ऑनसेट डेट्स है उसमें चेंज हो रहा है। साउथ इंडिया में मानसून डेट में ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, और सेंट्रल इंडिया में मानसून ऑनसेट डिले हो रहा है, और देर तक रुक रहा है, अबाउट 7 to 10 days डिले हो रहा है। अच्छा, फिर जो विड्रॉल की बात करें, पहले हमारा विड्रॉल 1 सितंबर में शुरू हो रहा था, अभी 17 सितंबर में शुरू हो रहा है। लगभग 15 दिन डिले में विड्रॉल शुरू हो रहा है राजस्थान में, और जो साउथ इंडिया में विड्रॉल होता है वो लगभग सेम है 12 अक्टूबर। इसके क्या खतरे हैं? इसमें खतरे ये है कि जो हमारे जैसे कोई खेती जो हम कर रहे हैं, सोइंग पैटर्न बदल जाएगा, सोइंग पैटर्न को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप आप देखेंगे थोड़े से कम हो जाएगा सेंट्रल इंडिया में, और मगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ड्यूरेशन ज़्यादा है, और साउथ इंडिया में ड्यूरेशन सेम है। कौन सा महीना सर बारिश के लिहाज से, मानसून के लिहाज से सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है इस बार? सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इस बार नहीं, सभी सीजन की बात कर रहा हूँ, जुलाई महीना में जो बारिश होता है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि सोइंग डिपेंड करता है आपका जुलाई में, सोइंग या ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पेडी वगैरह भी जुलाई महीने का बारिश अच्छा हो जाए तो खेती वगैरह ज़्यादा संभावना दिखाई देता है। क्योंकि आप देखेंगे मानसून रेनफॉल भी जो है सबसे ज़्यादा रेनफॉल जुलाई महीने में होता है और अगस्त महीने में, इसके बाद सितंबर और जून महीने में होता है। अच्छा सर, जो एल नीनो के बारे में आपका असेसमेंट है, और जो एल नीनो के बारे में अमेरिकन एक इंस्टीट्यूशन ने जो फोरकास्ट किया, जिस वो जो कहता है कि साहब 82% चांस है मई और जुलाई में, फिर उसके बाद 96% चांस ऑफ कंटिन्यूइंग थ्रू द विंटर ऑफ 2026-27, आपके और उसके असेसमेंट में क्या फर्क है? ज़्यादा फर्क नहीं है, मॉडल्स डिफरेंट है, तो मॉडल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, मगर लगभग एक कंसेंसस है सभी मॉडल में कि जून से एलिनो शुरू हुआ है, और ये एलिनो कंडीशन धीरे धीरे सीवियर होगा, और वीक टू मॉडरेट कंडीशन रहेगा अप टू अगस्त, टुवर्ड्स एंड ऑफ सितंबर स्ट्रॉन्ग मानसून कंडीशन हो सकता है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक लीडिंग सेंटर है एलिनो फोरकास्ट के लिए। देयर आर 10 लीडिंग सेंटर्स इन द वर्ल्ड, और सभी एलिनो फोरकास्ट के लाइन फोरकास्ट करते हैं, और ये सभी फोरकास्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, वहाँ फिर कंसेंसस जारी होता है। अगर आपको हर एक हिंदुस्तानी को, अगर मान लीजिए साइंटिस्ट होने के नाते जो चीज़ दिखाई देगा आपसे 2 महीने बाद, वो आप असेसमेंट से पहले जानते लेते हैं, एक वार्निंग अगर आपको देना हो ओवरऑल कंट्री एट लार्ज, एग्रीकल्चर कम्युनिटी, फार्मर्स, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं अभी वार्निंग तो नहीं दूंगा, मगर ये जो फोरकास्ट हम इशू करते हैं इसमें 2 पार्ट होता है। एक होता है कि एंटीसिपेटरी एक्शंस, जो हम सीजनल फोरकास्ट दे रहे हैं, कि मंथली फोरकास्ट दे रहे हैं, कि वीकली फोरकास्ट देते हैं नेक्स्ट 4 वीक्स एवरी थर्सडे। इसको लेकर आप जो एक्शन एंटीसिपेटेड है वो आप लीजिए, कैसे कि आपका स्विंग पैटर्न डिसाइड करना, जो वेराइटी आप शोइंग करेंगे इसका डिसाइड करना, वाटर रिसोर्सेज को ख्याल रखना, वो सभी होता है इंडिविजुअल लेवल केस में, और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट भी एक्शन ले रहा है, दैट इज एंटीसिपेटरी एक्शंस। जब हम हर दिन जो वार्निंग देते हैं इसके ऊपर अर्ली एक्शंस होता है, अर्ली वार्निंग वर्सेस अर्ली एक्शंस। सो हमारा जो अर्ली वार्निंग है अभी आप देखेंगे तो बहुत एक्यूरेट है, जैसे हेवी रेनफॉल बात करें तो 84% एक्यूरेसी है, 24 आवर्स अहेड जो हम बोलते हैं कि हेवी रेनफॉल होगा। और सिमिलरली आप हीट वेव की बात करें तो कोल्ड वेव बात करें, थंडरस्टॉर्म की बात करें, इसका एक्यूरेसी लगभग मोर देन 80 to 85% है। सो इसलिए आप हमारा फोरकास्ट को भरोसा रख सकते हैं, और फोरकास्ट भी कंसिस्टेंट है। ओवर द पास्ट 10 years फोरकास्ट एक्यूरेसी लगभग 40 to 50% इम्प्रूव हुआ है, और अभी जो हम हमारे जो ऑब्जर्वेशनल सिस्टम एक्सटेंड कर रहे हैं और मॉडलिंग सिस्टम, इससे और भी फोरकास्ट एक्यूरेसी बढ़ेगा। ये बात है कि जो फोरकास्ट इससे जा रहे हैं इसको आप कैसे प्रयोग करेंगे इसके बारे में आप ध्यान रखिए, और कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है। जो हम लोग जैसे अलग अलग स्टेट हैं, हरियाणा है, मतलब उस हिसाब से तैयारी करें क्रॉप्स के साथ, कि जहाँ पे लग रहा है कम बारिश है वहाँ पे वैसी उस तरह की फसलें लगाई जाएं जो कम पानी में भी अच्छे क्रॉप दे सकती हैं। आपकी सलाह को मतलब पास्ट में देखा गया है कि जब जैसे जैसे थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ी है, किसान लोग थोड़ा सुनते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, ये उनको फ़ायदा कर सकता है। आखिरी सवाल सर आपसे कि जो हीट वेव इस बार रहा, जिस टेम्परेचर को छुआ, जिस लेवल को,
वो बारिश के होने या नहीं होने में कितना कंट्रीब्यूट किया होगा? नहीं, यूजुअली जो हीट वेव डेवलप होता है वो अप्रैल में जून महीने में होता है जी। और इसके लिए हम पूर्वानुमान भी किए थे कैसे हीट वेव रहेगा, और अकॉर्डिंगली हीट वेव भी रियलाइज्ड हुआ है। और ज़्यादा तक हीट वेव इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में दिखाई दिया गया। इसके साथ साथ गुजरात, राजस्थान और ईस्टर्न स्टेट्स जैसे उड़ीसा एडजॉइनिंग एरियाज में देखने को मिला है। और हमारा पूर्वानुमान भी ऐसे ही था। सो मगर ये हीट वेव जब डेवलप होता है ना, इंटेंस हीटिंग होता है। और इंटेंस हीटिंग तब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तब ये जो हीट वेव में ब्रेक हो जाता है। और यही हुआ इस बार। इतना लेंथी पीरियड के लिए हीट वेव कंटिन्यू नहीं किया। लगभग कुछ एरिया था जहाँ 7 दिन। गुड और बैड फॉर द रेन्स? बारिश तो हुआ है, हीट वेव को डिस्टर्ब करने के लिए बारिश हुआ है। और हीट वेव तो इंटेंस हीटिंग है, एक समर सीजन में तो हीटिंग भी होना भी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम हीट हो। सो हमारा अभी यही कोशिश रहता है कि हम सिर्फ टेम्परेचर के बारे में पूर्वानुमान नहीं करते, हम हीट वेव का ऑल एस्पेक्ट्स, जैसे कि ह्यूमिडिटी कितना होगा, जैसे कि फील्ड लाइक टेम्परेचर क्या होगा और कितना एक्सट्रीम होगा, इसको परसेंटाइल देते हुए 98% होगा, 98% होगा। लू का स्ट्रेंथ कितना होगा, जो गर्मी हवा आता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज कितना स्ट्रांग होगा कि वीक होगा। सो ये सभी को हम एक पूर्णांग इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचता है और इसको बेस करके हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट और रिस्क बेस्ड हीट वेव वार्निंग दे रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि जिसको बोलते हैं अर्बन हीट बबल, क्लाइमेट चेंज होते हुए ये कितना बड़ा थ्रेट है, खासकर जो बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया में नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए? अर्बन एरिया में क्या होता है कि आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर ज़्यादा हो जाता है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का डेंसिटी भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ जो वेजिटेशन कवर कम हो जाता है, कंक्रीट रोड्स ज़्यादा भी हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो रेडिएशनल कूलिंग होता है रात में, वो कूलिंग नहीं हो पाता है। वो सभी हीट एनर्जी जैसे ट्रैप होकर रह जाता है लोअर लेवल पर। सो रात भी आपका वार्म रहता है, ग्रीन हाउस गैसेस। इसको देखते हुए हम वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट का प्रेडिक्शन भी दे रहे हैं। दिन में भी हीट वेव हो सकता है। ये इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। माने आपका सेंटर ऑफ द सिटी एरिया में ज़्यादा वार्मिंग होगा, जैसे आप आउटस्कर्ट्स जाएंगे तो वार्मिंग कम होगा। तो क्या है कि इसमें कुछ कुछ सिटी में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो सकता है सेंटर ऑफ द सिटी कंपेयर टू आउटस्कर्ट्स। सो इसको अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। इवन विद इन द अर्बन एरिया आल्सो देयर विल सर्टेन पॉकेट्स वेयर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसको बबल आप बोल सकते हैं, हीट आइलैंड बबल। पूरा एरिया को अर्बन हीट आइलैंड आप बोल सकते हैं। सो अर्बन हीट आइलैंड की प्रभाव से ना सिर्फ दिन का तापमान मगर रात का तापमान भी बढ़ रहा है, इसलिए डिस्कम्फर्ट बढ़ रहा है। और ये देखा गया कि आपका नाइट टेम्परेचर, जब हीट वेव कंडीशन होता है तब नाइट टेम्परेचर ज़्यादा होने से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ज़्यादा बिगड़ जाता है और डेथ या मॉर्बिडिटी ज़्यादा होने का संभावना दिखाई देता है। और दूसरा होता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका टेम्परेचर इन जनरल बढ़ रहा है, अर्बन एरिया हो कि रूरल एरिया हो। जब अर्बन एरिया की जब बात करते हैं, वहाँ 2 इम्पैक्ट हो गया, कॉम्बाइंड इम्पैक्ट। एक है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, दूसरा है अर्बन हीट आइलैंड की इफेक्ट से भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए देखने को मिलता है। कोई आखिरी कोई बात ऐसी आप कहना चाहते हैं जो व्यूअर्स को जानना ज़रूरी होता है? जनरली बड़ा जटिल है, साइंटिस्ट लोग समझते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ऐसी कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं, मैं मगर आपके माध्यम से सभी को ही अनुरोध करूंगा कि आजकल भारत मौसम विज्ञान विभाग के जो विवरण है वो बहुत सारे माध्यम में आपके पास पहुंचा जाता है। एक तो मास मीडिया है, प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इसके साथ साथ हमारा मोबाइल ऐप है मौसम। आप सभी मौसम मोबाइल ऐप देखिए, वहाँ हम एक लाए हैं इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं मौसम ग्राम। वहाँ आप आपका गांव का नाम या पंचायत का नाम, के तहसील या वीडियो की ब्लॉक का नाम लिख सकते हैं और आपको पूर्वानुमान अगले 10 दिन के लिए मिलेगा। और आपके एरिया में कोई वार्निंग है तो भी आपको कलर कोड के साथ येलो, ऑरेंज, रेड में दिखाई देगा, नहीं तो ग्रीन कलर होगा। इसके साथ साथ हमारे जो कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल है, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल के माध्यम से भी हम वार्निंग दे रहे हैं और ये लोकल लैंग्वेज में सभी लोगों के पास पहुंच रहा है। आपके पास मोबाइल फ़ोन हो
क्या मोबाइल फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो कि नो स्मार्टफोन हो, सभी मोबाइल फ़ोन पे लोकल लैंग्वेज में हमारा वार्निंग आपके पास पहुँच रहे सचेत मोबाइल ऐप के माध्यम से इन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। और तीसरा मैं हमारे कृषक भाई और बहनों के लिए बोलूँगा कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन जा रहे हैं इसमें हम भी लोकल लैंग्वेज में कृषक भाइयों बहनों के लिए सिर्फ मौसम का पूर्वानुमान नहीं, इसके हिसाब से क्या क्या पेस्ट एंड डिजीजेस हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए, इसको मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर सभी एक्सपर्ट्स को लेकर हर ट्यूसडे और फ्राइडे को जारी कर रहे हैं और हर दिन हम वार्निंग भी इशू करते हैं। इसमें हम लोगों के पास पहुंचने के लिए हम वार्ड मेंबर, सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी को भी इंफॉर्मेशन जा रहे हैं हर दिन, और इसके साथ साथ जो हमारे कृषि सखी, पशु सखी है उनको भी इंफॉर्मेशन थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी जा रहे हैं। सो हम बहुत तरीक़ा से ऐसे मल्टीपल अप्रोच लिए जैसे कि लोगों के पास पहुँचे। हम भी डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे हैं लगभग 2 करोड़ कृषक भाइयों बहनों के साथ, जैसे कि हमारा कोई भी सिविल वेदर वार्निंग हो कि एग्रोमेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी हो उनके पास पहुँच जाए। जो मंडी है, मंडी में भी हमारा डिस्प्ले हो रहा है हमारा पूर्वानुमान, जैसे कि जो लोग मंडी को आते हैं जो खेती का मंडी होता है वहाँ भी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुँच रहा है। जो स्टेट गवर्नमेंट का जितना मोबाइल ऐप है सही में भी हम इसको इंटीग्रेट किए हैं, और जो हमारे जो इतना स्टेट गवर्नमेंट है उनका जितना स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वो सभी को हमारा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बना हुआ है इसको भी इंटीग्रेट करने के लिए हम सभी को लिख रहे हैं। मोर देन 20 स्टेट्स इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं। चल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.